चलिए जो भी अब ये मीडिया भी कवर कर रहा है, और जब ये सोशल मीडिया पे जाएगा तो जो भी बोलने वाले जो भी नहीं बोलते तो समाज के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हाथ उठाना है, पूरी ताकत से बोला जय भीम। इस जय भीम में वो ताकत है कि पूरी दुनिया इस जय भीम से हिलती है। सही बात बोले, जितना जय भीम बोलोगे और जितना डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ोगे, जितना डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ोगे और जितना जय भीम बोलोगे, ये मान के चलना कि आपका बेड़ा पार है। और जितना इसका उल्टा काम करोगे, समझिए मैं क्या करा। जैसा मेरा परिचय बताया गया, मैं इसी जिले में बुलंदशहर जो जिला मेरा है, इसी जनपद में गांव में मेरा भी जन्म हुआ। वेद प्रकाश गौतम जी बता रहे थे सामान्य परिवार, लेकिन बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ। पढ़ने के लिए किताब नहीं मिलती थी, मिट्टी का तेल जो होता था उसके लिए व्यवस्था नहीं होती थी। जो पौधे की दवा की शीशी उसमें ढक्कन में कपड़ा लगा करके मिट्टी के तेल में पढ़ने का, और किताब की सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड नहीं सेकंड हैंड किताब है। लेकिन बाबा साहब का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा कि पहले हमने पब्लिक इंटर कॉलेज शाना से 12वीं पास की, फिर यही बुलंदशहर के आईपी कॉलेज से डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास में रहते हुए 1980 में बीएससी पास किया। उसके बाद में मेरे कॉलेज से जाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सरकार की नौकरी हासिल की। जब रिजर्वेशन खत्म हुआ 97 में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाले कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए, तो सरकार ने भी रिजर्वेशन खत्म कर दिया, तो पूरा समाज सड़क पे आ गया। आंदोलन हुआ, ये जिम्मेदारी हमारे हिस्से में आई। लाखों लोगों को हमने देश के कोने कोने से दिल्ली में बुलाया, रामलीला मैदान भरा, सरकार पे दबाव बनाया, सांसदों को मजबूर किया, 3 दिन में लोकसभा को ठप कराया। तब जाकर के तत्कालीन जो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने संविधान में 3 संशोधन किए मजबूर होकर 81, 82 और 85। तब जाकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दूसरे रिजर्वेशन को बचाने में हम लोगों को सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। जेल भी जाना पड़ा जी, सरकार की नौकरी में रहकर सस्पेंड भी रहना पड़ा, सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता और समाज सवाल बहुत करता है। समाज सपोर्ट तो करता है और समाज के सपोर्ट के साथ साथ सवाल भी बहुत होते हैं। इन विषम परिस्थितियों में रहते हुए लाखों लोगों को दिल्ली में जोड़ना, सरकार को दबाव बनाना, मुझे लगता है कि आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी समाज ने सहयोग किया। इसलिए समाज का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जब गांव में थे तो कभी कभार कोई जहाज गांव के ऊपर से निकल जाता था तो छोटे से थे, देखते देखते पीछे गिर जाते थे। कभी सोचा भी नहीं था कि जहाज में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन बाबा साहब का आशीर्वाद देखिएगा कि एक पैर जमीन पे रहता है और दूसरा हवाई जहाज में रहता है। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि बचपन में मेरे पास साइकिल नहीं थी। मैं पब्लिक इंटर कॉलेज से आना, अपने गांव से 6 किलोमीटर पैदल आता था, रोजाना की 12 किलोमीटर की जरूरत पड़ा होती। क्या हुआ कि पढ़ लिया, स्कूल चला गया। इसीलिए क्या है, जो बहुत पुरानी एक कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े कांटे लागू खाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। अगर ये अध्यापक ना होते, ये टीचर ना होते, ये हमारे गुरु ना होते, तो आज मेरे जैसे व्यक्ति को बेड़ेदार दुनिया के सबसे बड़े फोरम संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने समाज की बात उठाने का मौका नहीं मिलता। जहां पर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे, मैं सोचता था कि
कि कैसा लंदन होगा, मैं सोचता लंदन कैसा होगा। लेकिन उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बाबा साहब ने मुझे मौका दिया, 1 घंटे मैंने आपके समाज की, अपने समाज की बात वहां पर जब रखी, तो मुझे लगा कि बाबा साहब का आशीर्वाद मुझे पूरा मिला हुआ है। दुनिया के कोने कोने में मुझे अक्सर बुलाया जाता है। अभी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री अमेरिका, और अमेरिका का भी नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक रोड का नामकरण किया गया, और मुझे उस समय कितनी प्रसन्नता और खुशी हुई कि जब उस नामकरण की रस्सी खींची जा रही थी, तो एक तरफ में भारत सरकार के IAS अधिकारी रंजीत जायसवाल जी जो वहां पे एम्बेसडर है इंडिया के न्यूयॉर्क में, दूसरी तरफ वहां की जो मेयर DCP थी, और तीसरा आदमी कौन था रस्सी खींचने वाले उनके साथ, ये दोनों सरकारी आदमी थे। वहां की मेयर भी सरकारी थी, और जो IAS अधिकारी भारत सरकार का वहां बेवकूफ है कांसुलेट जनरल रंजीत जायसवाल, ये भी सरकारी था। लेकिन समाज का एक आदमी था पूरी दुनिया का, एक KP चौधरी मेरे जैसे आदमी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार मुझे कनाडा पार्लियामेंट में भी बात कहने का मौका मिला। मैंने वहां 2 बातें कही। आप हमारे बच्चों से कहते हैं कि आपके खाते में 35 लाख होंगे तो कनाडा पढ़ने आओगे, मेरे बच्चों के पास तो 5 रुपए नहीं होते खाते में। आप अपने रूल्स को चेंज करिए। जो मेरे बच्चे 90% एवं नंबर लेकर आ रहे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप देकर के कनाडा में पढ़ने का रास्ता खोलिए। मुझे खुशी है कि वहां की संसद ने मेरी बात मानी, और जो बच्चे 90% एवं नंबर लेकर आ रहे हैं उनको कनाडा सरकार 100% का स्कॉलरशिप देकर पढ़ने का उन्होंने मौका वहां पर दे दिया। मैंने ये भी कहा सरकार से कि अब रामलाल बुलंदशहर में ड्राइवर होता है तो उसके घर में रोटी नहीं होती, उसके बच्चों को पढ़ने में शिक्षा नहीं होती, उसके पास कुछ साधन नहीं होते, वो अनपढ़ होता है। अगर रामलाल को वीजा मिल जाए कनाडा का और रामलाल कनाडा पहुंच जाए तो कनाडा में वो रामलाल भी अंगूठा छाप, तब भी अंगूठा छाप होता है और तब भी वो ड्राइवर होता है। लेकिन कनाडा जाने के बाद उसके पास 10 करोड़ का घर होता है, 1-1 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, और उसके बच्चे कनाडा की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। रामलाल वहां भी ड्राइवर है, और रामलाल यहां बुलंदशहर में ड्राइवर था, लेकिन बुलंदशहर में ड्राइविंग करता था, उसके पास कुछ नहीं, और जब कनाडा में ड्राइविंग करता है वही रामलाल तो उसके पास सब कुछ है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास काम करने के लिए लोग नहीं है, मेरे समाज के लोगों के पास रोजगार नहीं है, अपने वीजा रूल्स को रिलैक्स करिए, मेरे लोगों को कनाडा आने का रास्ता साफ करिए, जिससे आपको काम करने वाले लोग मिले और मेरे समाज को रोजगार मिले। मेरी इस बात पर भी कनाडा की सरकार ने विचार किया है। बाबा साहब रेलवे सम्मेलन में न जाते, हमारे लिए बात ना करते तो इतने सारे लोग आज यहां पर बैठ करके इस एसी रूम में बात करते ही ना होते। अगर सरकार की नौकरी ना मिलती टीचर्स को 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है, इससे घर चलता है। सोचो ये किसका दिया हुआ पैसा है, किसका दिया हुआ पैसा है। जब हम सोचते हैं कि हमारा पैसा है तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये पैसा हमारा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ पैसा है, इसमें से अपने परिवार को चलाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अपने समाज को चलाने के लिए भी उसमें हिस्सेदारी रखो। गांव का कोई बच्चा गोद ले लो, अगर आप टीचर बनकर आपका भाई गांव में पड़ा हुआ है, वो गरीबी की रेखा के नीचे है, वो गांव में बेरोजगार है, अरे उसके बच्चे को गोद लेकर उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लो। यही अम्बेडकरवाद है, यही अम्बेडकरवाद है। ये अम्बेडकरवाद नहीं है। बढ़िया साड़ी पहनी, गाड़ी लेकर गांव में गए, गले में सोने में चेन डली हुई है वाइफ के, 4 बार घुमाओ, गरीबों को रोड दिखाओ और उनकी मदद ना करो, ये अम्बेडकरवाद नहीं है भैया। अम्बेडकरवाद तो ये है कि आप उनके यहां से पूछने के आगे बढ़ो, उनके एक बच्चे को गोद लो, और अगर एक बच्चे को पढ़ा दोगे तो मुझे लगता है कि बाबा साहब को यही श्रद्धांजलि हम सबकी होनी चाहिए। मैं कराट प्लेस में बैठता हूं, कभी सोचा भी नहीं था। कराट प्लेस में मेरा सरकारी आवास था अब तक नौकरी छोड़ने से पहले।
लोग कहते थे कनॉट प्लेस में अंग्रेज रहते थे। द डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन कनॉट प्लेस, अंग्रेजों के जमाने में। जब मुझे सरकारी आवास मिला बहुत बड़ा 3000 स्क्वायर फीट का, और मैंने कहा कि यहां अंग्रेज रहते थे और एक बेरे का एक गरीब घर का लड़का आज कनॉट प्लेस में रह रहा है, तो मेरे पिताजी जब जिंदा थे मुझे कहते थे कि भाई हमने तो अच्छे कर्म किए होंगे जो बेरे से निकल करके आज कनॉट प्लेस में रह रहे हैं। जब मैं कनॉट प्लेस के ऑफिस में बैठता हूं, जैसे बताया गया कि एक आदमी के बैठने के लिए 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बाबा साहब अम्बेडकर ने दे रखा है, जिसमें समाज के लोगों के लिए 2 कॉन्फ्रेंस हॉल है, 150 लोगों का, 100 लोगों का। जस्टिस के वी बालाकृष्ण साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में थे, आज भी वो एक रिजर्वेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, और उनकी रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में रिजर्वेशन का मैटर तय होगा। हर संडे कनॉट प्लेस के ऑफिस में आते हैं, वहां पर लॉ की क्लास लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और हर साल 20-25 जज बना करके समाज का एक डेवलपमेंट का काम हमारे जस्टिस साहब कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा अम्बेडकरवाद ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारा समाज आगे आया है और इससे ही आगे आएगा। इसे अदरवाइज मत लेना, पॉजिटिव समझना। एक बच्चे से किसी ने कहा नौकरी नहीं लग रही है, तो उसे किसी ने गुरु मंत्र दिया कि तू हनुमान चालीसा पढ़। वो रोज हनुमान चालीसा पढ़े और साल भर तक फिर उसकी नौकरी नहीं लगी। उसके बाद उसे गुरुजी मिल गए, गुरुजी ने कहा हनुमान चालीसा छोड़, कंपटीशन की किताब पढ़। उसने 3 महीने 4 महीने कंपटीशन की किताब पढ़ी, क्या हुआ, उसकी नौकरी लग गई। अरे मेरी बात से सहमत है नहीं? कितने लोग सहमत हो? हाथ नीचे करो। कितने लोगों के घर में हनुमान मिला हुआ? हाथ उठाओ। कितने लोगों के घरों में हनुमान जी प्रकट हैं? बात समझ में आई? अरे कोई बात समझ में आई? देखिए, हम लीडर नहीं, हम रिफॉर्मर हैं। हम लीडर नहीं है, रिफॉर्मर है। और रिफॉर्मर के नाते जब भी समाज में कोई मौका लगता है तो एक बात कहने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में एक सुधार हो, समाज आगे बढ़े। कारण यह है कि हम जिन लोगों की बात मान करते हैं, मैं आपको एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की एक बहुत बढ़िया आपको कोटेशन सुनाता हूं। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अफगानिस्तान की यात्रा में गए। वहां अफगानिस्तान में पत्रकारों ने पूछा कि जनाब आप भारत के वजीर आलम हैं, प्रधानमंत्री हैं, वहां आपके खिलाफ जो वहां का आदिवासी है, मूल निवासी है, उसका आपके खिलाफ आंदोलन की क्या स्थिति है? तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हंसे, हंसकर बोले कि आपने कैसा सवाल कर दिया। भारत का जो आदिवासी है, भारत का जो मूल निवासी है, उसका तो अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, वो हमारे एजेंडे पे काम करता है। जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण संस्कार हम करते हैं, जब उसके बच्चे की शादी होती है तो उसकी तिथि हम तय करते हैं, जब वो मरता है तो उसका अंतिम संस्कार हम करते हैं, और कांवड़ लाने के लिए भी हम उसे भेजते हैं, और वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी हम उसे भेजते हैं। जब वहां के आदिवासी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, वो जो हमारे एजेंडे में काम करता है, तो हमारे खिलाफ वो बगावत कैसे कर सकता है, या हमारी खिलाफत वो कैसे कर सकता है? बात समझ में आई? कुछ कोई बात आगे गई नहीं गई? देखो, मुझे लीडरशिप नहीं करनी है, समझ लीजिए बात, और मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं आता। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे संबोधन में अगर 2 आदमी भी ठीक हो जाए, 1 आदमी भी ठीक हो जाए, तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। ये वेद प्रकाश गौतम जी हैं, अक्सर आते हैं। दुखी जो भी साथी है, कभी किसी का टर्मिनेशन है, कभी किसी का सस्पेंशन है, कभी किसी की चार्जशीट है, कभी किसी का कोई दर्द है, जब भी आते हैं हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे जो आयोग है उसके लोगों की मदद ली जाए, और मदद लेकर के अपने समाज को जो भी एडजस्टमेंट मिल सकता है, जो भी उनकी दिक्कतें दूर हो सकती है, वो कर दी जाए। लेकिन याद करिए उत्तर प्रदेश का वो जमाना जब हमारे समाज की एक बेटी प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। याद करो, याद है? वो काल हमारे समाज के लिए स्वर्णिम काल था। क्या था?
स्वर्णिम काल था। और आज याद करिए आज क्या स्थिति है। बात समझ में आई कुछ नहीं आई? ये सच है, ये सच है कि जो 5 साल बहन जी के कार्यकाल में रहे और जो मान सम्मान हमारे महापुरुषों को मिला, समाज को मिला, बेटियों के साथ बलात्कार रुके, अन्याय रुके, ये इस बात की पुष्टि करता है कि वोट हमारी राज तुम्हारा, वोट हमारी राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। क्या बात कही मैंने? जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो तुम्हारा नंबर कब आएगा भाई, तुम बताओ मुझे। तो तुम्हारा भी नंबर कभी आएगा राज करने का? नहीं आएगा। तुमसे पूछे हमें। मेरा सवाल क्लियर हुआ? अरे हम खुद अपना राज कर लेंगे, अपने आप भला कर लेंगे अपना। इन्होंने ठेका ले रखा हमारा भला करने का क्या? ये जो लोग सत्ता में, इन्होंने ठेका ले रखा हमारा भला करने का क्या? बहन जी ने सिद्ध नहीं कर दिया कि उनसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर पूरी दुनिया में नहीं है? अरे ताली तो बजाओ इस बात के लिए। अरे बहन जी ने सिद्ध किया कि उनसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर पूरे भारत में नहीं और डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा आदमी पूरे विश्व में नहीं। ये बात सही है? हमारे लिए गौरव की बात है कि हम बाबा साहब की संतान हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल सर्वे कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। क्या भारत की संसद बाबा साहब के नाम पे नहीं होनी चाहिए? कितने लोग सहमत है? हाथ उठा के बताइए, क्या संसद नहीं होनी चाहिए? क्या कोई संसद का नाम रख के हम पहचान करेगा? जिस बाबा साहब को पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है, जिसके नाम से न्यूयॉर्क शहर में सड़क का नामकरण होता है, और ये इंडिया में हमारे बार बार आप लोगों की मांग के बावजूद उस संसद का नाम यहाँ की सरकार जो है उनके नाम पर रखने को तैयार नहीं है। ये जिम्मेदारी एक आदमी की है, हम सबकी है। क्या सबके लिए सबका समर्थन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? मेरे भाइयों, बच्चा और मां का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है। बच्चे का और मां का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है। और मां भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। ये सही बात है, गलत है? जब तक रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, सबको ब्याहोगे नहीं, अपने बाद उठाओगे नहीं, ये गूंगी बेनी सरकारें तुम्हारे लिए कुछ करने वाली नहीं है। 40 लाख लोग थे सरकार की नौकरी में। देश में राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। देश में बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। घर घर में रोशनी के रूप में एक नौकरी गई। उसी का परिणाम यह है कि 40 लाख परिवार भारत में सरकार की नौकरी में आने के बाद गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। समझ में आई बात? कुछ नहीं। और जब से निजीकरण की आंधी आई है, आपको जानकर दुख होगा कि 40 लाख में 34 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो गए हैं। इस समय पूरे देश में केवल 4 लाख लोग SC/ST समाज के सरकार की नौकरी में बचे हैं। उसमें से कुछ लोग आप भी हैं। अब सरकार अगर निजीकरण करती है, सरकार अगर निजीकरण करती है, तो मैं सरकार से एक सवाल पूछता हूं बुलंदशहर की धरती से कि जब आप सस्ती दरों पे जमीन प्रोवाइड करते हैं एक उद्योगपति को और बैंकों का पैसा उसको देते हो, उसका क्या, घर का क्या, उसका अपना क्या है? अरे उसका अपना क्या है? सरकार की जमीन और सरकार का पैसा। अगर सारा ही सरकारी है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? सवाल है। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर साइकिल खरीदनी बंद कर दो, अगर साइकिल खरीदनी बंद कर दे मेरे लोग, घड़ी खरीदनी मेरे लोग बंद कर दे, टेलीविजन देखना बंद कर दे, खरीदना बंद कर दे, ये महिला समझे इनके हाथों में चूड़ी खरीदना बंद कर दे, तो ये उद्योग धंधे बंद नहीं हो जाएंगे मेरे भाई। 35 करोड़ आबादी है शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स की। कितनी है? 35 करोड़ आबादी है। ये कंज्यूमर है प्राइवेट कंपनीज का। अगर ये कंज्यूमर इनके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दे तो क्या ये कंपनी बंद नहीं हो जाएगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए? हाथ उठा के बताइए।
अब अगर सरकार नहीं करती तो क्या हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी भी है? जो मैंने अभी कहा कि जितना आपको वेतन मिल रहा है या मकान का किराया मिल रहा है या और किसी रास्ते से आपके पास में कोई भी सोच है आपकी आमदनी का, उसमें से कुछ हिस्सा बाबा साहब के आंदोलन के लिए निकालना आपकी जिम्मेदारी में आता है। मीटिंग जब भी बुलाई जाए, समाज की बैठक कहीं भी बुलाई जाए, उसमें जाना, उसमें ज्वाइन करना, खड़े होना, अपनी भागीदारी बनाना हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। क्या है? हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। क्या हम मीटिंगों में जाते हैं? ना। क्या हम आर्थिक सहयोग करते हैं? ना। सवाल कितने हैं? ये तो वेद प्रकाश गौतम खा लिया यार, खा लिया, मौत खा लिया। अरे यार कहां से खा लिया भाई मेरे? ये तो अपने आप को मिटा करके इस मोमेंट को खड़ा कर रहा है। जोरदार तालीम तो बजाओ वेद प्रकाश गौतम जी के लिए। ये गुरुजी हैं, अभी बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे, कितना संघर्षशील जीवन है गुरुजी के लिए। जोरदार ताली बजा दो एक बार, ताली में जोरदार बजा दो यार। अब ताली बजाने में दिक्कत है, ताली क्यों बजाएंगी? मेरे लिए तो बजनी नहीं भाई, तू भी बजने के काम कर, तेरे लिए बजेगी नहीं समझ आता। अब तो काम तो करता नहीं बजने के, लेकिन कई बार नहीं यार उसके लिए तो बजी, मेरे लिए नहीं बजी भाई। तो हो सकता है इस बात पर इस कार्यक्रम के बाद भी यार वेद प्रकाश जी आपकी ताली बजी मेरी नहीं बजी, ऐसे सवाल भी आते हैं आपस में। नहीं, मेरा आग्रह आपसे ये है कि अपने दीपक खुद बनो। समय बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश का ये जिला बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका जिले का? क्या नाम है? जब मैं 80 में BSc कर रहा था ये तब भी ऐसा ही बुलंद था, और आज मैं कितने 43 साल है? अब मैं 43 साल बाद यहां मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, ये तब भी ऐसा ही है। क्या इसका डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? क्या यहां कोई डिग्री कॉलेज और नहीं बनना चाहिए? क्या कोई बढ़िया एम्स हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए? क्या कोई यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए? क्या यहाँ की सड़कें ठीक नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ के लोकसभा सांसद की जिम्मेदारी है या नहीं है? आपसे पूछता हूं, अरे है नहीं है? अब एक सवाल आया था, हमारे भाई कह रहे थे नागपाल जी राष्ट्रीय कवि हैं, यह बुलंदशहर के रहने वाले हैं, भी पूरे देश में अलग जगाने का काम करते हैं बाबा साहब के लिए। साधन विहीन है फिर भी दम नहीं तोड़ते, जोड़ के रखते हैं, सब जगह जाते हैं। क्या कह रहे थे कि 2009 में ये लोकसभा आरक्षित हुई, 2000 उसके बाद में एक आदमी आया हमारा लोकसभा का सांसद, उसको मौका दिया दूसरी बार, फिर दूसरा एक सांसद आया, फिर उसे मौका दिया, तीसरी बार भी उसी को मौका दिया। एक सवाल आता है, हालांकि हम अपनी कार्यशैली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से नीचे नहीं जाते, लेकिन कई बार समझाने के लिए बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं कि अगर ये लोकसभा शेड्यूल कास्ट में पर्टिकुलर एक सब कास्ट की मेजोरिटी में है, आवाज उठाओ, हर पार्टी को मजबूर करो कि वो मेजोरिटी समाज की कैंडिडेट को यहां पर लोकसभा में टिकट दे। बात समझ में आई नहीं आई कुछ? अरे कुछ बात मेरी समझ में आई? जैसे शेड्यूल कास्ट समाज की मेजोरिटी है बुलंदशहर में, क्या उस आदमी को इसमें लोकसभा में आने का हक नहीं है? उसका हक बनता है नहीं बनता? अगर बनता है तो ये आवाज कौन उठाएगा? अरे कौन उठाएगा? आप लोग उठाओगे, हाथ उठा के बताओ, उठाओगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन भूल मत जाना मेरा हाँ नहीं कोई बात नहीं, मेरा कहना है मौका सबको मिले, नहीं कह रहा, हमारा कहना है मौका सबको मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, अब हमारा एक पहले भाई सांसद था, दूसरा भाई हमारा एक सांसद है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो सांसद बनते हैं ये किसी पार्टी के रहमोकरम पर नहीं बनते, ये डॉक्टर अंबेडकर के 25% के आरक्षण पर बनते हैं। बात समझ में आई कुछ भी आई? अगर डॉक्टर अंबेडकर 25% का आरक्षण लोकसभा में विधानसभा में लिखकर नहीं जाते, एक भी सांसद आपका चुन करके लोकसभा में नहीं जाता। सहमत हो इस बात से? नहीं तो ये MP बन रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से बन रहे हैं या पार्टी की वजह से बन रहे हैं? अरे पार्टी की वजह से नहीं बन रहे ना, पार्टी तो बढ़िया के राज्यसभा में 250 के हाउस में अपनी पार्टी से कोई भी आदमी राज्यसभा में नहीं भेजता, क्योंकि वहां डॉक्टर अंबेडकर की कलम नहीं चल पाई। ये बात सही है? अगर डॉक्टर अंबेडकर के दिए आरक्षण से लोकसभा में लोग जा रहे हैं तो हमारा आपका जिम्मेदारी बनता है कि सच्चे अंबेडकरवादियों को ढूंढो,
अम्बेडकर के फॉलोअर्स को ढूंढो और ऐसे लोगों को आगे जाने का मौका दो, ऐसे लोगों को चुन के भेजो जो बाबा साहब के मिशन को पूरा कर सके, बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सके। और 24 घंटे जब आपको कोई दिक्कत आए तो आपके लिए हमेशा आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े रह सके। सहमत हो इस बात से? नहीं? हाथ उठा के बताओ सहमत हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज के इस आयोजन में जो वेद प्रकाश गौतम जी और उनकी एंटायर टीम ने जो ये प्रयास किया और हमें भी यहाँ पर बात रखने का मौका, क्योंकि मैं तो अभी अमेरिका से 3 दिन पहले लौटा था, फिर कल मैं पंजाब में जालंधर में हूँ, इस समय जालंधर में मेरा कल संबोधन होगा, परसों में चंडीगढ़ में हूँ और इससे पहले दिन जो है बीच में हमारे मिनिस्टर राजकुमार आनंद उनके यहाँ पर एक कार्यक्रम था। तो लोग पूछते हैं कि चौधरी जी कभी आप अमेरिका में रहते हैं, थोड़ी देर बाद आप शिकागो चले जाते हैं, उसके बाद आप जो है दिल्ली आ जाते हैं, फिर बुलंदशहर चले जाते हैं। तो मैं उसका जवाब यही देता हूं कि ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है, शायद इसीलिए मैं उनके संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। तो आज के इस आयोजन के लिए हमारे कितने भी टीम है उस सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो मेंबर कमीशन है अंजू बाला जी, जो मैंने बताया कि लोकसभा की MP रही है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से, और वो इस समय SC आयोग की माननीय सदस्य भी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभाव उनके पास में है। आज उनका रोड एक्सीडेंट हो गया, काफी सीरियस पोजीशन में उनका, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। उसके बाद में जो टाइम हमारे इस प्रोग्राम में आने का उनका रहा, उस प्रोग्राम में वो वहां पर पुलिस कार्रवाई चलती रही। उसके बाद अभी वो सर्किट हाउस में, PWD हाउस में पहुंच गई और अब वो रास्ते में हमारे पास में किसी भी क्षण हमको ज्वाइन करने वाली हैं। जैसे वो आती हैं मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि वो हमारे समाज की प्रथम महिला है। SC आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्रथम नागरिक होता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है भारत का, उसी तरीके से हमारे आयोग का जो चेयरमैन होता है हमारे SC समाज का प्रथम नागरिक होता है। और ये जो हमारी बहन है अंजू बाला, ये हमारी महिला के मेंबर हैं, तो ये हमारे देश की हमारी पहली प्रथम महिला हो गई इस तरीके से हमारे SC समाज की। तो जब वो आती हैं तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि उनके सम्मान में आप लोग जैसे वो एंटर करें आप तब तक ताली बजाते रहें जब तक वो मंच पर न आ जाए, क्योंकि ये सम्मान देना हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है और हमारी जिम्मेदारी में भी आता है। तो मैं, क्योंकि आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया, इस क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, सरकार के पास SC/ST का कोई एजेंडा नहीं है, समाज में कोई आवाज नहीं है, समाज में कोई आवाज नहीं है। आपसे एक सवाल 40% का नंबर लेकर आपसे सवाल करता हूं, 40% के नंबर लेकर के हमने आपने बहुत सारे लोग सरकार की नौकरी माने में कामयाब हुए। एक बच्चा आपसे सवाल करेगा 90% वाला, 80% वाला बच्चा आपसे पूछेगा BTech करके MBBS करके कि पापा या मम्मी मैं इस डिग्री का करूं क्या, सरकारी क्षेत्र है नहीं और निजी क्षेत्र में मुझको लेता नहीं। तो ये घर घर की समस्या है, ये समस्या हर परिवार की होनी चाहिए, चंद लोगों की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर घर में बच्चा है। ये बच्चे जिनको अभी अवार्ड दिए जा रहे हैं, ये बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, इन बच्चों को आज का भविष्य ये है कि हमारा BTech बच्चा प्राइवेट ठेकेदार के यहाँ पे 10 घंटे की नौकरी करता है, 10,000 रुपया उसको मिलता है। हमारा बच्चा MBBS करके प्राइवेट नर्सिंग होम में 12 घंटे की नौकरी करता है, उसे 12,000 रुपया पर मंथ मिलता है। काश वो सरकारी क्षेत्र में डॉक्टर बन गया होता या वो PWD में इंजीनियर बन गया होता तो उसकी तनख्वाह लाखों में होती। ये बात सही है गलत है? अरे सही है गलत बात? सही है। अब इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? ये लड़ाई क्या एक आदमी के बस की लड़नी है क्या? ये लड़ाई को एक आदमी लड़ सकता है? इस लड़ाई के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, हम सबको इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर के हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको यह आह्वान करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर को अभी दिया गया, संविधान को दिया गया है, संविधान को पढ़िए और संविधान को फिर पढ़िए, अपने अधिकारों को जानिए, बाबा साहब की किताबें अपने घर में लाइए और बाकी किताबों को बाहर का रास्ता दिखाइए। बाबा साहब ने इतना लिखा है, हर विषय का उनका ज्ञान है, हर विषय का उनकी नॉलेज है, हर विषय को उन्होंने क्लियर किया है। अगर हम सब ने बाबा साहब को फॉलो कर लिया और बाबा साहब का दिया हुआ
पावन साहब ने क्या कहा था? हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी। क्या कहा था? हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन भैया खाना रोक दो, सुनो मेंबर कमीशन आ रही है, ये खाना खुल गया है, अब हमारे समाज को रोकना असंभव होगा। खाने को रोको वरना समाज नहीं रुकेगा। ये मेरा 40 साल का अनुभव है। अगर ये खाना खुल गया तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता। देखो खाना रुको क्योंकि कमीशन मेंबर आ रही है, वो कोई आपको है ही नहीं सुनने वाला। भाई आधा घंटे के लिए रुक जाओ, आधा घंटे के लिए रोक दो, और जो चले गए उन्हें बुला लो आधा घंटे के लिए। सिर्फ आधा घंटा, आधा घंटे में आपको सबको इजाजत मिल जाएगी। तो मैं क्या बात कर रहे थे हम लोग?